विनाश अर्थात जिसको मैं कहता हूँ आजकल माया के जाल से हम सब प्रकार की बुद्धि प्रयोग संवाद कर रहे हैं, वो एक तरह का जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो वो ज़रा सा भी आप एक बार अपने स्क्रीन को पर उंगली लगा लीजिए तो वो सारी माया जाल को लेकर के गायब हो जाता है। तो वो आजकल विशेष रूप में जब से ये कोरोना का प्रकोप हुआ था तो वो हमारे जैसे लोगों को, जिनको चिकित्सा वालों ने कहा कि आप उम्र के ऐसी तरफ चले गए हैं कि आपको कहीं बाहर निकलने में कोई भी संक्रमण हो सकता है, तो इसलिए आप उनको अपने को दूर रखिए। मैंने कई बार कहा कि भाई पहले तो ये कहा जाता था कि हमारे जैसे लोग जहाँ जाते हैं वहाँ संक्रमण फैलाते हैं, कम से कम आपने अब तो ये तो कर दिया कि अब हम संक्रमण से बचे हुए हैं और कोई दूसरा हमें संक्रमित ना कर दे, इसका प्रबंध कर दिया। लेकिन उसका एक नुकसान ये हुआ मेरे जैसे व्यक्ति को, जो जीवन भर या तो छात्रों के साथ रहा या जनता के साथ रहा, कार्यकर्ताओं के साथ रहा, कि उसको 2 साल के लगभग घर में बैठकर और थोड़ा बहुत ऐसे किसी आयोजन में जो इस माया जाल के द्वारा रचित होता था उसमें भाग लेने का तो 1-2 बार अवसर मिला होगा या ज़्यादा मिला होगा, लेकिन ऐसे सामूहिक रूप में आप सब लोगों का दर्शन करके मुझे अपार आनंद का अनुभव हो रहा है। और शायद ऐसा लगता है कि शीघ्र मैं या मेरे जैसे लोग इस माया जाल से मुक्त होकर वास्तविक जाल के से निकलकर और एक शुद्ध बौद्धिक जाल, विचारों का जाल, परस्पर संवाद का जाल शुरू कर सकेंगे। मेरा ये विश्वास है कि आज का ये कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ऐसे समय में आयोजित हो रहा है जबकि विश्व के अनेक भागों में, और अगर गौर से देखा जाए तो सारे विश्व में ही एक तरह का संतरास फैला हुआ है। करें कब हमारे ऊपर कौन देश हमला कर दे, कभी कोरोना से बचें तो फिर कभी बम्बार्डमेंट से बचें, तो या फिर कभी अर्थव्यवस्था की विडंबनाओं से बचें, या कहीं सामाजिक तनाव और सांप्रदायिक घटनाओं से बचें, किस किस से बचें, ये सवाल आज विश्व के सामने खड़ा हुआ है। ऐसे समय में ये एक सारस्वत आयोजन हमें बहुत कुछ सोचने के लिए अवसर प्रदान करता है कि विश्व में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है, और यदि हुआ है तो उसका कितना व्याप रहा, उसका किस प्रकार निदान किया गया। इन सब बातों पर हमें विचार करने की एक आवश्यकता महसूस हो रही थी। उसको आप लोगों ने यहाँ आज एक मुखरित करने का अवसर प्रदान किया है। सबसे पहले तो मैं 2-4 बात इस बारे में कहूँगा कि इस सरस्वती अभियान के साथ मेरा संपर्क कैसे हुआ। में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत से कार्यक्रम खासतौर पर विभिन्न विभागों के द्वारा आयोजित होते थे, और उस समय हमारा जो इतिहास विभाग था, उसका जो पुरातत्व विभाग था, उसमें कौशाम्बी पर उत्खनन हो रहा था और उन दिनों काफ़ी इस बारे में चर्चा होती थी। उसके पहले बचपने में एक सरस्वती नदी है, वो है कहाँ इसका तो कोई किसी ने आभास दिया नहीं था, है ये कहा जाता था। प्रयाग में आने पर भी ये सोचा कि यहाँ शायद कोई विद्वान मुझे सरस्वती के दर्शन कराएंगे। सभी साधु महात्माओं से, संतों से पूछा, लेकिन किसी ने कहा है, मगर कहाँ है। किसी ने कहा इस किले के पास, किसी ने कहा यहाँ से 10 मीटर दूर, यहाँ डुबकी लगाओ, वहाँ डुबकी लगाओ, मगर वो कहीं हाथ में है। सरस्वती एक प्रकार से हमारी कल्पना में एक प्राचीन नदी जो हमारे ग्रंथों में है, परंतु कहीं प्रदर्शित नहीं हो रही है। ये सवाल तो थे ही, साथ ही साथ
उन दिनों एक बड़ी भारी विद्वानों की ऐसी श्रृंखला थी जो ये निश्चय करने पर तुली हुई थी कि हिंदुस्तान में और चाहे जो कुछ हो, लेकिन हम बाहर से आए, हम यहाँ के नहीं हैं, हम बाहरी हैं। और जैसे और लोग बाहरी हैं और आगे भी आएंगे बाहरी, पहले भी आते रहे हैं, तो उसी प्रकार की एक भीड़ का हिस्सा हम भी हैं। ये विवाद सामान्य तौर पर हुआ करता है। ऐसे समय में इतिहास विभाग में एक विद्वान पधारे, डॉक्टर संगलिया, इतिहास के, और वो डॉक्टर कौशाम्बी के शिष्यों में से थे, उन्हीं की धारा को आगे ले जाते थे। उनके आगमन पर एक गोष्ठी का आयोजन, उस गोष्ठी में मुझे भी निमंत्रित कर दिया गया दैवयोग से। मैं तो इतिहास का विद्यार्थी भी नहीं था और अध्यापक में भौतिक शास्त्र का, लेकिन क्योंकि सामान्य विश्वविद्यालय के अंदर एक ऐसा माहौल था कि जिसमें लोग, जैसे आजकल इंटरडिसिप्लिनरी शब्द का प्रयोग करते हैं, वो जहाँ स्वाभाविक रीति से वो हुआ ही करता था, एक दूसरे विभागों में आना जाना, उनके कार्यक्रमों में भाग लेना। तो उसमें मुझे बुलाया गया, मैं सुनता रहा पहले दिन। तो हमारे उस विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर गोवर्धन राय जी थे। उन्होंने कहा, यार कुछ आप बोलो इसमें, या तो ये बिल्कुल एक तरफा जा रहा है मामला। मैंने कहा क्या मैं कहूँगा तो तुम्हारी जो मीटिंग है और ये जो आयोजन है ये ध्वस्त हो जाएगा, इसको तुम अपना करने दो, हम दोनों कहने नहीं आप कुछ कहो तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया डॉक्टर संगलिया से कि महोदय आपने हमें ये बताया कल दिन भर कि आर्य इस भारत में आए और उनके आने से यहाँ ऐसा ऐसा हुआ, उन्होंने अपने साथ ही ये चीज़ें हमें बताई, यहाँ ये प्रगति हुई, यहाँ ये इस प्रकार का सब लोगों में सम्मिश्रण हुआ वगैरह वगैरह आपने बताया। बहुत अच्छी बात है, आप इतिहास के व्यक्ति हैं, सब जानते होंगे। मैं तो भौतिक शास्त्र का छात्र हूँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जो ये बात आपने बताई कि आर्य बाहर से आए और उनके आने के बाद यहाँ ये कुछ हुआ, कृपा करके ये मुझे बता दीजिए कि आए कहाँ से? आए तो यहाँ मान लिया हमने, आप कह रहे हो आप इतिहासकार हो, तो मैं तो उसको किसी प्रकार से चैलेंज नहीं कर सकता। मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, इतिहास का हो नहीं। तो उन्होंने कहा कि वो एक बोर्ड के ऊपर एक को लेकर के पैमाना दिखाया उन्होंने कि यहाँ से शायद आ सकते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा स्थान है, इसके वहाँ से कितने आए? 10,000 लोग आए, 2,000 लोग आए, 500 आए या 50,000 आए, कितने आए? नहीं वो तो नहीं। अच्छा मैंने कहा कहीं से आए हों, कोई थोड़ा स्थान हो? बोले वो हम नहीं बता सकते। तो उन्होंने आधा घंटे तक इसी पर विचार करने के बाद भी ये कहा कि आए तो यहाँ, ये तो ठीक है, मगर कहाँ से आए, किस हिस्से से आए, किस जगह उसको हम केंद्रित करके बता सकें, यह संभव नहीं है। अच्छा, तो मैंने कहा साहब ऐसा है कि हमारे बाहर से आए, वो या तो आपके केवल कल्पना है या किसी ने आपको बता दिया है, आपने उसका अन्वेषण नहीं किया है और आप इसको मानकर चल रहे हैं। तो और नाराज़ हो गए कि इतने बड़े इतिहासकारों ने ये बात कही है, वो लिखी है। मैंने कहा बात ठीक है, हमारे डॉक्टर ऋषि प्रसाद जी इसमें हमारे विश्वविद्यालय में इतिहास के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में ही लिखा था, वो हमने 8वें दर्जे में पढ़ी थी कि आर्य बाहर से आए। अब आप भी वही बात बता रहे हैं तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं, वो जो चल रहा था अभी तक चल रहा है। फिर जो हमारे संस्कृत विभाग के बहुत ही ख्यातनामा पंडित थे, पंडित क्षेत्रेश चट्टोपाध्याय, उनसे भी हमने एक बार पूछा था, तो उन्होंने कहा भाई हाँ आए तो थे आज। और उन्होंने फिर ऋग्वेद से ये बताने की मुझे चेष्टा की कि शायद इसका मतलब ये, शायद वो बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सके, तो कुछ मेरी प्रवृत्ति से वो वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने कहा हाँ ऐसा तो लेख है उनके। फिर मैंने कहा वो तो ठीक है, एक बार लोकमान्य तिलक ने भी ये कहा था, मगर जब कहा था तब बहुत सी चीज़ें पता नहीं थी, वो तथ्य सामने नहीं थे जो अब आ रहे। तो इसके आधार पर आपको क्या कहना है? तो कभी तो जो मैं तो अब धीरे धीरे रिसर्च से विमुख हो रहा हूँ, आप लोग करेंगे इस काम को, मगर
हो सकता है कुछ इसमें तथ्य नहीं। तो ये परिस्थिति उस समय जबकि ये सवाल विद्वत जनों में घूम रहा था, और इसके प्रस्तोता ज़्यादातर लोग जिन्हें आजकल वामपंथी इतिहासकार इत्यादि इत्यादि के नाम से जाना जाता है, पर वो एक बहुत दृढ़तापूर्वक ये प्रस्तावित कर रहे थे, स्थापित कर रहे थे कि और चाहे जो कुछ हो, लेकिन हिंदुस्तान में बाहर से ही बाहर आ रहा है, और लोग और भी आए, और आते आते मिलकर यहाँ एक समाज बन गया जिसको आज आप भारतीय समाज कहते हैं। ठीक है, और कुछ तो बिल्कुल ऐसी हैं कि जिससे इस देश में बहुत अधिक विक्षोभ भी होगा और शायद बहुत दूर तक बात चली जाएगी। उसमें ऐसा कुछ पढ़ाया जा रहा था कि जैसे जाट डाकू थे, गुजर ये लोग जो थे ये जराइम पेशा थे। उसमें ये बताया जा रहा था कि सिखों के गुरु तेग बहादुर जी की हत्या औरंगजेब से ने की थी, उन्हीं के रिश्तेदारों ने की थी, वगैरह वगैरह। ब्राह्मण गोमांस खाते थे, और भी ऐसी 10-20 घटनाएं उसमें थी पुस्तकों में। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी कि भाई ये इसमें क्या निर्णय लिया जाए। तो सबके देखे गए, उन्होंने कोर्ट वालों ने, न्यायाधीशों ने मंगाया कि भाई ये क्या कहता है, आपकी पाठ्य पुस्तक में क्या कहा जा रहा है, शास्त्र में क्या कहा जा रहा है, उनके ग्रंथों में क्या कहा जा रहा है। वो सारा सामग्री इकट्ठा हो, और उसमें ये लगने लगा कि अब बात यहाँ तक पहुँचेगी कि कोर्ट भी इसमें हस्तक्षेप करेगा। इस बीच में हमारे संसद में ये सवाल उठे, उसके अनेक कारण थे, बात लंबी होगी, लेकिन सवाल उठे, और उठने में सबसे ज़्यादा ये कहा गया कि ये जो मंत्री है ये इस देश में सबको संस्कृत पढ़ाना चाहता है, हिंदू धर्म पढ़ाना चाहता है, और बाकी सारी जितनी भी अन्य धर्म और संप्रदाय हैं उनको दफन करना चाहता है। अच्छा, सवाल उठे, पार्लियामेंट में सवाल आए, हमने कहा भाई बताओ हमें क्या करना है इसमें। ये सरस्वती का प्रश्न उसमें सबसे बड़ा था, क्योंकि एक बैठक हुई थी जिसमें एजेंडा में संस्कृत में उसकी एजेंडा में सरस्वती के का उल्लेख था कि इसमें सरस्वती का वो होगा, दीप प्रज्वलन के साथ सरस्वती का सूक्त पढ़ा जाए। अब तो हल्ला मच गया, ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर, आप सरस्वती का सूक्त पढ़ रहे हैं, ये तो आप संप्रदायवाद फैला रहे हैं और सबको ये बता रहे हैं, और संस्कृत में पढ़ा जाएगा। बड़ी बहस हुई, वहाँ से संसद में भी बहस आई, तो वो बहुत कई वर्षों तक, 2-3 वर्षों तक ये मामले चलते रहे। तो कहा गया कि ये प्रमाण है कि भारतवर्ष के लोगों के जो जीन्स हैं वो उन लोगों से मिलते हैं जो बाहर से आए थे। देखिए बहुत मजेदार पुस्तक आई थी, द अर्ली इंडियंस, मतलब पहली आई थी मेरे ख्याल 2018 में आई। तो मैंने इसको देखा, मैंने कहा भाई ये क्या बात कह रहा है, मिस्टर टोनी जोसेफ है जो पत्रकार है। तो मैंने इस पुस्तक को पढ़ा, पुस्तक को पढ़ने से पता लगा कि ये तो एक दृढ़ निश्चय के साथ ये कहा जा रहा है कि आर्य बाहर से आए, और भारत में जो भी कुछ है वो सब, खेती भी बाहर से आई और शिक्षा भी बाहर से आई, वगैरह वगैरह। उसमें करते करते इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये जो बात कही जा रही है कि द अनचेंजिंग इंडिया, ये बहुत लोगों के दिमाग में घुसी हुई है, वो गलत है। इंडिया हैज़ चेंज्ड, और वो चेंज ऐसा नहीं है जैसा हम लोग कहते हैं कि सामाजिक तौर तरीकों में चेंज है, नहीं, जेनेटिकली चेंजेस हुए हैं। और उस पर उन्होंने कहा कि द बेस्ट वे वी कैन डिफाइन अवर सेल्फ इज अ मल्टी सोर्स सिविलाइजेशन, not a single source one, drawing its cultural impulses, its traditions and its practices from a variety of heredities and migrational histories. इस पर गौर करिए शब्द पर,
migrational histories. The out of Africa migrants, the fearless pioneering explorers who reached this land around 65 millennia ago and whose lineages still form the bedrock of our population. Those who arrived from West Asia and contributed to the agricultural revolution in this country. वेस्ट एशिया से आए और उन्होंने हमको सिखाया कि खेती कैसे की जानी चाहिए. फिर उन्होंने कहा कि देन दे बिल्ट द हड़प्पन सिविलाइजेशन. यहाँ के उन्होंने हड़प्पा संस्कृति का भी विकास यहीं किया. फिर उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात ये की कि उन्होंने द्रविडियन लैंग्वेजेस को भगाया यहाँ से, मगर कुछ हिस्सा उनकी भाषा में वो मिला रहा. द द्रविडियन लैंग्वेजेस दैट एनरिच मच ऑफ आवर कल्चर टुडे. इसमें तो गलती सही नहीं है, तो गलती नहीं है. देश में इतनी संस्कृतियाँ हैं, इतनी भाषाएं हैं, तो मिलेंगी, आपस में बात करेंगी, कोई दिक्कत नहीं. फिर वो कहते हैं कि ब्रिंगिंग विद देम द लैंग्वेजेस एंड प्लांट्स माने वनस्पति भी वही लेकर आए यहाँ से, एंड फार्मिंग टेक्निक्स वो भी वहीं से लेकर के आए. एंड दोज हु माइग्रेटेड हियर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, वो क्या लेके आए? कैरिंग एन अर्ली वर्जन ऑफ व्हाट कुड हैव बिकम ए ग्रेट लैंग्वेज, दैट इज संस्कृत. जो इधर से आए वो संस्कृत लेके आए, जो उधर से आए वो फार्मिंग और बाकी चीज़ें लेकर के आए. एंड ऑल दिस इज एसोसिएटेड beliefs and practices that have reshaped our society in fundamental ways, and those who came ever later seeking refuge or for its conquest or for trade, and then they chose to stay, all have mingled and contributed for framing this civilization.